सारिका का एक बेटा था और उसके पति का देहांत हो गया तो भाभीियों के कहने पर उसके भाइयों ने उसकी दूसरी शादी कर दी ताकि बच्चे की जिम्मेदारी न उठानी पड़ जाए। लेकिन सारिका के पति और सास को उसका बेटा एक आंख न भाता और कहते कि बेटों को भाइयों के पास छोड़ आओ, और उस पर तरह तरह के अत्याचार करते। और एक दिन वो अत्याचार सहन न कर सकी और उस दुनिया से चल बसी। तो उसका पति बेटे को उसके भाइयों के पास छोड़ आया। वो अंकित का कोई ख्याल न रखते और वो कई कई दिन भूखा रहने लगा। तो एक दिन वो माँ की समाधि पर जाकर बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। कि तभी अचानक गांव में कोहराम मच गया, क्योंकि सारिका के घर वाले सारिका जल्दी जल्दी पैन पर अंडे पलट रही थी। दोनों भाभीियों के बच्चे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए शोर मचा रहे थे। आज दुर्भाग्य से सारिका का अलार्म नहीं बजा था, इसलिए उसे समय का पता ही ना चला। बच्चों की वैन आ गई है। कितनी सुस्त हो तुम, 1000 बार कहा है कि जल्दी उठ जाया करो, मगर महारानी की नींद तो पूरी ही नहीं होती। बड़ी भाभी ने किचन में आते हुए उसे बुरी तरह से झाड़ दिया। सारिका शर्मिंदा हो गई। उसने जल्दी जल्दी से अंडे प्लेटों में निकाले और ले कर बाहर चली आई, जहाँ टेबल पर सारे बच्चे बैठे हुए थे, 2 बड़ी भाभी के और 2 छोटी भाभी के। उसने जल्दी जल्दी प्लेटों में अंडे सब बच्चों के सामने रखना शुरू कर दिए। मम्मी मुझे भी अंडा खाना है, सारिका चौकी उसकी टांगों के पास खड़ा हुआ 5 साल का अंकित धीमी सी आवाज में कह रहा था। उसे भी बहुत भूख लगी थी। सारिका ने एक निगाह साथ खड़ी भाभीियों पर डाली। उसे विश्वास था भाभीियों उसे अंकित के लिए अंडा बनाने नहीं देंगी। भाभी अंकित ने भी अंडा खाना है, मैं एक अंडा उसके लिए बना दूं, सारिका ने अनुरोध भरे स्वर में कहा। तो छोटी भाभी जो ब्रेड पर जैम लगा रही थी अचानक बोली, बस करो सारिका, अंडा कितना महंगा महंगा हो गया है, पता भी है तुम्हें? तुम्हारे भाई किस तरह इस घर का खर्चा पूरा करते हैं, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं? बस खर्चों की पड़ी है, पहले ही तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मुफ्त में पाल रहे हैं। वो क्या कम है कि अब तुम्हारे बेटे ने भी फरमाइशें शुरू कर दी हैं? छोटी भाभी ने बिना रुके सुना दी। सारिका शर्मिंदा होकर रह गई। अंकित का चेहरा भी बुझ गया था। आओ आओ, मैं तुम्हें बिस्किट और चाय देती हूँ, तुम वो खा लो। सारिका ने मासूम से अंकित का हाथ पकड़ा और किचन में ले जाने लगी। वो खामोशी से किचन में चला गया। बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले गए तो प्लेटों में बचे हुए कई अंडे वापस किचन में ला कर रख दिए गए। सारिका ने अफसोस से सारी प्लेटों को देखा। उसके घर वाले खाना बर्बाद कर देते थे, मगर उसे और उसके बच्चे को खाने ना देते थे। मम्मी अंडा बच गया है, मैं खा लूं? अंकित ने खुशी से प्लेट में बचा हुआ अंडा हाथ में पकड़ते हुए कहा। सारिका का दिल कटकर रह गया। उसने दाएं बाएं देखा, भाभी अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। खा लो बेटा, आंसू रोकते हुए उसने कहा। अंकित खुशी खुशी अंडा खाने लगा। 2 साल हुए थे सारिका के पति का देहांत हुए जब वो भाइयों की चौखट पर आ बैठी। माँ बाप थे नहीं, दोनों भाई सारा दिन घर से बाहर होते। वो भाभीियों की दया पर होती। पूरा दिन भाभीियों उससे पूरे घर के काम करवाती और बदले में 2 समय की रोटी देती। हर समय इतना उपकार झाड़ती कि सारिका अपने आप में शर्मिंदा सी हो जाती थी। भाभियां दिन भर शोर मचाती थीं। उन्हें अपने घर में सारिका का रहना एक आंख न भाता था। शायद यही कारण था कि अब वो आए दिन रिश्ता कराने वाली को घर बुलाकर बैठी होती। आज भी रिश्ता कराने वाली आई तो उसने एक रिश्ता बताया था। लड़के की माँ और 3 बहनें हैं। पहली पत्नी मर चुकी थी और उससे कोई बच्चा न था और वो दूसरी शादी करना चाहता है। सारिका के दोनों बड़े भाई खुशी से सर हिलाते हुए रिश्ते के बारे में सुन रहे थे। बड़ी भाभी ने अपने पति को इशारा किया। उसने जरा सा कान पास किया तो वो बोली, उन लोगों को ये मत बताइएगा कि सारिका का एक बेटा भी है, वरना वो लोग रिश्ते से मना कर देंगे। शादी हो जाएगी तो हम जबरदस्ती अंकित को साथ भेज देंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। चालाकी से कहते हुए बड़ी भाभी ने आंखें मटकाई। बड़े भाई भी कुछ सोचने लग गए थे। उन्होंने ससुराल वालों को ये न बताया कि सारिका का पहले से एक बेटा है। शादी का दिन पास आया। सारिका बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वो बार बार रोने लगती थी, मगर शेखर के साथ आखिर उसकी शादी हो ही गई। जब वो लोग गाड़ी में बैठने लगे तो सारिका के साथ अंकित को भी बिठा दिया गया। सारिका ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा था। शेखर चौंक गया। ये बच्चा कौन है? ये मेरा बेटा है, मेरे साथ ही जाएगा, सारिका ने डरते हुए कहा। सबको जैसे सांप सूंघ गया। इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है। हमें तो कहा था कि लड़की की शादी के कुछ महीनों बाद ही पति का देहांत हो गया था। कोई बच्चा नहीं है, ये तो 5 साल का बड़ा सा लड़का है, शेखर ने नफरत से अंकित की ओर देखते हुए कहा। सारिका ने घबरा कर अंकित को अपने साथ लिपटा लिया। सास और नंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सारिका को और उसके घर वालों को गालियां दे रही थी। उन्होंने इतना भी ख्याल ना किया कि फेरे हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे। आखिर सास बोली, चल बेटा अब जल्दी गाड़ी निकाल और घर चल। इन लोगों ने तो जो करना था कर लिया, घर में सारे काम पड़े हुए हैं, वो भी तो करने हैं। सारिका की सास की बात पर शेखर ने बड़बड़ाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। सारे रास्ते सब खाजनवी नजरों से अंकित को देखते रहे। वो नन्हा सा बच्चा सहमा बैठा रहा। गाड़ी एक छोटे से टूटे फूटे के घर के दरवाजे पर रुकी तो शेखर ने सबको नीचे उतरने को कहा। सारिका अंकित का हाथ पकड़कर नीचे उतर आई। रात हो रही थी, सब थके हारे थे। जाते ही अपने अपने कमरों में घुस गए, मगर कमरे में जाने से पहले सास ने सारिका से कहा,
अरे बेटा, अब तो ये तुम्हारा अपना घर है, इसलिए किचन में धोने वाले जितने बर्तन रखे हैं सोने से पहले धो देना। तुम्हारी नंदे थकी हुई आई हैं, अब उनसे काम नहीं होगा। इतना कहते सास कमरे में जा घुसी। शेखर अपने कमरे में सारिका का इंतजार कर रहा था। सारिका ने अंकित का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ किचन में खड़ा कर दिया। उसका दिल डर रहा था। बर्तनों का एक अंबार था जिसे धोते धोते सारिका को 1 घंटा लग गया। बर्तन धोकर झिझकते हुए कमरे में आई तो सामने ही शेखर बैठा था। कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, अब आ भी जाओ, उसने सारिका को बुलाया। सारिका ने एक नज़र पलटकर अपने साथ खड़े अंकित की ओर देखा। माँ का दिल डर रहा था और तभी शेखर की नज़र अंकित पर पड़ी। उसके माथे पर बल पड़ गए। ये अंदर कहाँ सोएगा? ऐसा करो, इसको बाहर आंगन में चारपाई पर बिस्तर बिछा दो और जल्दी ही अंदर आओ, मुझे सुबह काम पर भी जाना है। सारिका का दिल काँप गया। बाहर बहुत ठंड थी। आंगन में चारपाई पर अंकित को सुलाने का मतलब था उसे बीमार करना। अपने आंसू पीते हुए सारिका ने वहीं आंगन में पड़ा हुआ कपड़ा उठाकर चारपाई पर बिछा दिया। ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ न था। आखिर सारिका ने वही शाल जो वो ओढ़ कर आई थी वो अंकित के ऊपर ओढ़ा दी। शेखर बार बार उसे आवाजें दे रहा था। अंकित डर रहा था। मम्मी, मुझे बहुत डर लगेगा, मैं अकेले नहीं सोऊंगा, मुझे अपने साथ सुलाएं। अंकित की बात पर सारिका का दिल चाहा वो फुट फुट कर रो दे। किस्मत ने ना पहले साथ दिया था और ना ही अब, मगर उसने अंकित को प्यार किया और उससे कहा कि वो बस आज सो जाए, कल से वो उसे अपने साथ सुलाएगी। अंकित डरता रहा मगर सारिका दिल कड़ा करके वापस कमरे में आ गई। अगला दिन हुआ तो सारिका को विश्वास ही ना आया कि वो इस घर में नई दुल्हन है। सास ने कामों का एक ढेर उसके सामने रख दिया। कपड़े धोने थे, पूरे घर की सफाई करनी थी, झाड़ू बर्तन हर काम सारिका के हवाले कर दिया गया। शेखर तो नाश्ता करके काम पर चला गया, यूं जैसे उसने शादी करके सारिका पर कोई उपकार किया हो। सारिका को समझ आ गई थी कि उन लोगों ने शेखर की दूसरी शादी क्यों की थी। इन्हें घर में एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो कामकाज कर सके। सारिका को कामकाज से कोई आपत्ति न थी मगर कोई उसके बेटे को बर्दाश्त करने पर तैयार न था। भाइयों के घर तो उसके 2 समय की रोटी मिल जाती थी मगर यहाँ तो वो जैसे ही खाना अंकित के आगे रखती पूरे घर में कहर मच जाता। न जाने किसके बच्चे को हमारे भाई के पैसों पर पाल रही है। माई से बोलो कि अपने बेटे को वापस छोड़ कर आए। इस विधवा के साथ भाई की शादी करके ये क्या उपकार कम है जो ये अपना बच्चा भी लाकर हमारे सर पर थोप रही है। बड़ी नंद ने अंकित को दूध का कप पकड़े देखा तो शोर मचा दिया। सास भी शुरू हो गई, इतना महंगा है दूध, अब मैं समझूं कि रोजाना खत्म क्यों हो जाता है। सारा का सारा तो ये इसे मुफ्त खोरे को पिला देती है। आने दो, आज शेखर को बताती हूँ कि कितना बड़ा धोखा किया है हमारे साथ उन लोगों ने। सारिका का दिल कांप कर रह गया। शेखर गुस्से का बहुत तेज था, हाथ भी छूटता था। उसके अंदर तमीज और संस्कार नाम का भी न था। पता नहीं वो अंकित का क्या हाल करता। वही हुआ। शाम के बाद वो थका हारा वापस आया तो आंगन में बिठाते ही सास ने उसके कान भरना शुरू कर दिए। बेटा, सारिका को बोल कि ये अच्छा बड़ा होता हुआ लड़का है, इसको अपने मायके वालों को दे दे, उन्होंने भी जान छुड़ाकर तेरे सर पर अपनी बला डाल दी है। शेखर ने सर उठाकर गुस्से से अंकित को देखा जो सामने जमीन पर बैठा एक डंडी सी लकीरें बना रहा था। ए लड़के, इधर आ मेरे पास, शेखर ने नफरत से उसे पुकारा। अंकित डर गया मगर खामोशी से छोटे छोटे कदम उठाता हुआ शेखर के पास आकर खड़ा हो गया। वापस अपने मामा के घर जाएगा? शेखर ने चालाक स्वर में पूछा। अंकित घबरा गया। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मम्मी के साथ रहूंगा। शेखर का दिमाग घूम गया। नन्हा अंकित बुरी तरह से डर गया मगर शेखर को नजर न आया कि वो सिर्फ 5 साल का एक छोटा बच्चा है। उसने अंकित के हाथ से वो डंडी छीनी जिससे वो खेल रहा था और पैर पर अंकित को उस डंडी से मारने लगा। अंकित की चीखें गूंजी तो किचन में काम करती सारिका बौखला कर बाहर निकल आई। सामने ही शेखर बुरी तरह से अंकित को छड़ी से पीट रहा था। सास सामने चारपाई पर बैठी थी मगर इतनी पत्थर दिल थी कि उन्होंने शेखर को रोका भी ना। बस करे, ये क्या कर रहे हैं आप, मत मारे इसे। सारिका ने लपक कर आगे बढ़कर अंकित को छुड़ाना चाहा मगर शेखर ने उसी डंडी से सारिका को भी 2-3 लगा दी। झूठ बोलकर शादी की है, बेशरम औरत, झूठों का परिवार है सारा। मेरी कमाई पर पालने के लिए इसे यहाँ पर छोड़ दिया है। एक दिन भी इसे यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी इसे बाजार में छोड़कर आ रहा हूँ। शेखर ने अंकित का हाथ पकड़ा और ये घसीटने लगा। सारिका बुरी तरह से डर गई। वो रोती बिलखती हुई शेखर की मिन्नतें कर रही थी और उसके पैर पे से लिपट गई। उसकी पूरी कोशिश थी कि शेखर अंकित को लेकर न जाए मगर वो पूरा जोर लगा रहा था। आखिर वो झुंझला गया। परे हट जाहिल औरत, उसने पीछे मुड़कर अपने पैरों से लिपटी सारिका को एक जोरदार धक्का दिया। सारिका जो दुबली पतली सी थी इस जोरदार धक्के से लड़खड़ा गई और पीछे पड़ी हुई चारपाई से जा टकराई। चारपाई का एक कोना टूटा हुआ था, वहां से नुकीली लकड़ी बाहर निकली थी। सारिका का सिर का पिछला हिस्सा उसे टकराया। उसके ओठों से एक चीख निकली और बुरी तरह से तड़पने लगी। उसे जानलेवा चोट लगी थी। शेखर भी सकते में आ गया। अंकित तड़प कर माँ के पास आया। मम्मी मम्मी, क्या हुआ है? वो बुरी तरह से रोते हुए माँ को पुकार रहा था।
मगर सारिका के जीवन का खेल खत्म हो चुका था। सिर से बुरी तरह से खून बह रहा था। चोट नाजुक जगह पर लगी थी, दिमाग पर चोट आई थी, इसलिए वो ज्यादा हिल ना सकी और उसकी मौत हो गई। शेखर फटी फटी निगाहों से सामने पड़ी सारिका की बेजान लाश को देख रहा था। खून था कि उबल उबल कर आसपास एक तालाब सा बन रहा था। शेखर घबरा गया। सीधा सा मर्डर का केस था। सास और तीनों बहनें भी अंदर से आ गई थीं। छोटी बहन बोली, भाई इसकी लाश को जल्दी से यहाँ से हटाएं, अगर किसी ने देख लिया तो आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। शेखर ने घबराहट में सर हिला दिया। उसने जल्दी से एक चादर में सारिका की लाश को लपेटा और चारपाई पर रख दिया। सबने चीखना शुरू कर दिया कि सारिका सीढ़ियों से गिरकर मर गई है। मोहल्ले के सब लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। सभी लोग अफसोस कर रहे थे, कुछ समय पहले ही तो ब्याह कर आई थी। अंकित माँ की चारपाई से लगा बुरी तरह से सहमा हुआ था। इस मासूम को क्या पता था कि मौत क्या होती है, मगर उसने देखा था, उसका बाप मरा था तो आज तक वापस ना आया था। अब उसका दिल फटा जा रहा था कि माँ भी चली गई हैं तो वापस नहीं आएंगी। वो रोते हुए बार बार सारिका का पैर हिला रहा था, मम्मी उठो, मम्मी मुझे डर लग रहा है। मगर सारिका अब उठने वाली ना थी। शाम तक पूरे मोहल्ले में सबको पता चल गया था कि सारिका की मौत हो गई है, मगर ये गरीबों का मोहल्ला था, इसलिए पुलिस के चक्कर में कोई न पड़ा। शाम तक खामोशी से सारिका का क्रियाक्रम कर दिया गया। किसी को शक न हुआ कि सारिका सीढ़ियों से गिरकर नहीं बल्कि शेखर के धक्के से मरी है। शाम तक मोहल्ले वाले वापस चले गए थे। इक्का दुक्का मेहमान थे जो अंदर कमरों में जाकर ही सो गए। सहमा हुआ अंकित वहीं आंगन में दीवार से लग कर बैठा रहा। उसके कपड़े फटे हुए थे, पाँव नंगे और शरीर पर कोई मोटा कपड़ा न था। उसके आंसू उसके चेहरे पर जमकर सूख चुके थे। बस सिसकियां भर रहा था, कभी दाएं और गिर रहा जाता, कभी बाएं और। नींद उसकी आंखों में भरी थी। शेखर बाहर से आया तो उसने एक नजर आंगन में बैठे अंकित पर डाली। नफरत की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो खामोशी से अंदर कमरे में चला गया। उसने सोच लिया था कि अंकित को यहाँ नहीं रहने देगा। सारिका का चौथा होते ही शेखर ने बच्चों के साथ खेलते हुए अंकित का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। अंकित डर कर रोने लग गया था। ठंडे मौसम के कारण उसकी स्किन जगह जगह से फट चुकी थी, मगर कोई ख्याल रखने वाला होता तो रखता। इतना सुंदर बच्चा मिट्टी में रोल रहा था। शेखर ने सारिका के भाइयों के घर के सामने मोटरसाइकिल रोकी और दरवाजा बजाया। सारिका के भाइयों को पता चल चुका था कि सारिका मर चुकी है, मगर कोई उसकी मौत पर भी उसके ससुराल नहीं गया था और ना ही किसी ने भी जाकर अंकित को पता करने की कोशिश की थी। शेखर दरवाजा बजाकर खुद उल्टे कदमों मोटरसाइकिल पर बैठकर वापस चला गया। दरवाजा खुलने का भी इंतजार न किया। अंकित के बड़े मामा ने दरवाजा खोला तो सामने अंकित खड़ा था। वो चौंक गए। अंकित ने बताया कि शेखर उसे यहाँ छोड़ गया है। बुरा मुंह बनाते हुए अंकित का मामा उसे घर के अंदर ले आया। अरे ये क्या, ये वापस आ गया? दोनों भाभीियों ने आपस में कहा। सबका मूड उसे देखकर खराब सा हो गया था। साफ सुथरे घर में अंकित ऐसे लग रहा था जिसे मखमल में टाट कर जोड़ हो, मगर किसी ने इतनी मेहनत न की कि उस छोटे से बच्चे को नहलाकर साफ कपड़े ही पहना दिए जाएं। फिर से एक बोझ आ गया है। समझ नहीं आता हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि ये फिर पलटकर हमारे सर पर आ गया। छोटी भाभी मुंह बनाते हुए कह रही थी। कारण साफ था कि उसके दोनों बच्चे मामूली शक्ल सूरत के थे, जब ये अंकित बिल्कुल सारिका की तरह था, बेहद सुंदर गोरी रंगत का मालिक। उसकी छोटी मामी को उसका मुस्कुराता चेहरा सहन नहीं होता था। अंकित खामोशी से घर में जाकर बैठ गया, मगर आखिर वो बच्चा था, कितनी देर बैठा रहता। थोड़ी देर के बाद वो इधर उधर खेलने लग गया। उसे भूख भी लग रही थी, मगर शायद घर में आज कोई आयोजन था। बड़े जोरों शोरों से दावत की तैयारी चल रही थी। अंकित ने सुना दोनों मामियां एक दूसरे से कह रही थीं कि आज उनके मायके वाले रात के खाने पर आ रहे हैं। अंकित खुश हो गया। अगर मेहमान आ रहे हैं तो खाना बहुत अच्छा मिलेगा। वो खेल में मगन हो गया, इंतजार में ही रहा कि जल्दी खाना बने और उसे खाने के लिए बुलाया जाए। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। वो जैसे तैसे करके उसे खाना तो खिला ही दिया करती थी। पूरा दिन गुजर गया। भूख के मारे अंकित की हालत खराब होने लगी। आखिरकार मेहमान आ गए। अंकित की बड़ी मामी मेनका ने टेबल पर बहुत सारा खाना सजा दिया। अंकित से भूख के मारे अब सहन नहीं हो रहा था। वो लपक कर टेबल के पास आ गया। सब मेहमान अच्छे कपड़ों में खुशबू उड़ाते हुए खाने के आगे बैठे हुए थे। उन्होंने जब अपने टेबल के पास एक गंदे और मैले कुचेले कपड़ों में 5 साल बच्चे को खड़े देखा तो सबके नाक भवें सिकुड़ गए। ये कौन है मेनका? इससे तो बड़ी बदबू आ रही है, मेनका की बहन ने नाक चढ़ाकर कहा। तो मेनका की नज़र अंकित पर गई। यहाँ क्यों खड़े हो? अंकित, क्या काम है तुम्हें? उसने झिड़क कर अंकित से पूछा। वो डर सा गया। मामी मुझे खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, उसने डरते डरते कह ही दिया। नज़र सामने चावलों की ट्रे पर टिकी थी, जिसमें से सब निकाल निकाल कर अपनी प्लेटों में खाना डाल रहे थे। सब लोग आकर बैठ चुके थे। हंसी मजाक हो रहा था, खाना खाया जा रहा था, मगर अंकित की किसी को चिंता न थी। मेनका ने तंग आकर इधर उधर देखा। वो यहाँ खड़ा रहा तो वो बड़ा खराब लगेगा।
मेनका ने नफरत से एक प्लेट में थोड़े से चावल डाले और प्लेट उसके हाथ में थमा दी। यहाँ से जाओ और अंदर कहीं बैठकर खाना खाओ, यहाँ दोबारा सामने मत आना। मेनका ने अंकित को बुरी तरह से झिड़का और आंखें निकाली। वो बच्चा था, सहम गया। वो घर में फिरता रहा, प्लेट हाथ में थी। उसे पूरे घर में कोई ऐसी जगह दिखाई न दी जहाँ वो इन लोगों को दोबारा सामने ना आ सके। सर्दी से उसके पैर सुन पड़ रहे थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, उसके पास कोई मोटा कपड़ा भी ना था। उसे कमरे के पिछले हिस्से में बालकनी दिखाई दी जहाँ बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी। अंकित को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। वो बेचारा वहां जाकर बैठ गया और पेट में से चावल खाने लगा। मेनका उसे ढूंढते हुए बालकनी तक आई और आंखें निकालकर बोली, जब तक मेरे घर वाले यहाँ पर हैं तुम बाहर मत निकलना, समझे, वरना बहुत ज्यादा मारूंगी। वो झुड़क कर चली गई। अंकित का दिल सहम गया, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे आज माँ बहुत याद आ रही थी, मगर वो भूखा था। जल्दी जल्दी दोनों हाथों से खाना खाने लगा। कुछ खाता कुछ गिराता, इतनी ठंड में उसका शरीर अकड़ा जा रहा था। बालकनी में ठंडी हवा चल रही थी। अंकित का पूरा शरीर कांप रहा था। नन्हा सा बच्चा था, सर्दी को कितनी देर बर्दाश्त कर सकता था। मगर उसे मेनका की बात याद थी कि यहाँ से बाहर नहीं निकलना। ठंड बर्दाश्त करते करते अंकित के शरीर में दर्द होने लगा। चावलों की प्लेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। वो वहीं दीवार से टिक लगाकर सुकड़ा सिमटा बैठा रहा और शायद किसी पल बेहोश हो गया। रात गुजरती रही। सब खाना खाकर अपने कमरों में चले गए। मेहमान वापस जा चुके थे। किसी को याद भी न रहा कि अंकित वहां बालकनी में ठंडी हवा के सामने बैठा है। पूरी रात अंकित वहीं बेहोश पड़ा रहा। ठंडी हवा उसके शरीर को चीरती रही। सुबह जब वो जागा तो उसका शरीर बुखार में जल रहा था। घर में अभी तक किसी को उसकी चिंता नहीं थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसका सिर घूम सा गया। वो बेचारा रोने लगा और सारिका को याद करने लगा। रोते रोते वो बालकनी से बाहर कमरों में आया। तेज बुखार के कारण उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। रात को सब लोग देर से सोने की वजह से अभी तक सो रहे थे। सिर्फ छोटी मामी शालिनी जाग रही थी। अंकित को बहुत प्यास लग रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से कूलर के पास गया, मगर इससे पहले कि वो पानी भरता छोटी मामी ने दोनों बच्चे कमरे से निकल कर आए और उन्होंने अंकित को जोरदार धक्का दिया। अंकित नीचे जा गिरा। पानी इसके हाथ से छूटकर उसके ऊपर ही गिर गया। वो कांप कर रह गया। एक तो बुखार और तेज ठंड अंकित से बर्दाश्त न हो सकी और वो रोने लगा। दोनों बच्चे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे। छोटी मामी जो दूर से ये सब देख रही थी अचानक चिल्लाते हुए आई, कुछ नहीं किया और तुम्हें मेरे बच्चों ने, जैसे गला फाड़कर रो रहे, उठो यहाँ से और भागो यहाँ से। उसने अंकित के बाजू को हाथ से उठाया। वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था। शालिनी ने उसे एक और धक्का दे दिया और बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने बच्चों के लिए कमरे में चली गई। अंकित रोता रहा। रोते रोते उसकी आवाज बैठ गई। ना जाने उसे क्या हुआ। वो घर से बाहर निकलता चला गया। नन्हे नन्हे कदमों से वो रोड के ऊपर चलता रहा, दोनों हाथों से अपने आप को लपेटे हुए, जिससे अपने होश में ही नहीं था। वो सीधा शमशान की ओर चलता जा रहा था। आज उसे अपनी माँ बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उसे याद था कि सारिका की समाधि कहाँ है। जब अर्थी लेकर गए थे तो वो साथ गया था। अंकित शमशान तक जा पहुंचा। अंदर को जाता वो अपनी माँ की समाधि तलाश कर रहा था। आखिर उसे सारिका की समाधि मिल गई। वो वहीं जाकर बैठ गया। रो तो पहले ही रहा था, मगर अब जैसे उसके आंसू खत्म हो गए थे। वो सिसकियां लेते हुए वहीं बैठा रहा। फिर बोला, मम्मी आप कब वापस आएंगी? मामी मुझे खाना नहीं देती, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। मुझे मोटा स्वेटर दिला दे, मेरे पैरों में सर्दी लगती है, लेकिन मेरे पास जूता भी नहीं है। आप जल्दी वापस आ जाएं या मुझे भी अपने साथ ले जाएं। वो रोते रोते कहता वो वहीं पर ढेर सा हो गया। बुखार से उसका शरीर टूट रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें बंद होने लगी। पता नहीं कितनी देर गुजर गई। एक आदमी वहां रोड से गुजरा तो उसने एक बच्चे को शमशान के अंदर पड़ा देखा। वो अंकित लोगों के मोहल्ले का ही था। उसने जो अंकित को वहां पास से जाकर देखा तो उसका दिल कटकर रह गया। उसने अंकित को गोद में उठा और कहा, चलो बेटा घर चलो, यहाँ बहुत ठंड है। वो अंकित को लेकर उसके मामा के घर की ओर जाने लगा। गली में मुड़ते ही उस आदमी ने देखा अंकित के मामा के घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी और अंदर से चीखने पुकारने की आवाजें आ रही थी। वो आदमी घबराकर अंकित की ओर को उठाकर दौड़ा और सामने आ जाते ही उसे पता चला कि इस घर के 3 बच्चे गाड़ी के नीचे आकर कुचल गए हैं। तीनों की लाशें घर के अंदर रखी हुई थी। अंकित की दोनों मामियां अपने अपने बच्चों की लाशों को देखकर बहुत चीखकर रो रही थीं। छोटी मामी के दोनों बच्चे मर चुके थे और बड़ी वाली का एक लड़का। अंकित के दोनों मामा अपना सर पीट रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करें। ये कोई छोटी दुर्घटना तो नहीं थी। अंकित ने सहम कर इस इंसान के कॉलर को झटका। फिर दर पे कई हादसे ने जैसे इस मासूम की हवा से कर दिए थे। घर में कोहराम मचा हुआ था। सब लोग शोक व्यक्त करने के लिए वहां इकट्ठा थे और तभी सब लोगों की नजर उस आदमी पर पड़ी जिसने अंकित को गोद में उठा रखा था। वो चौंक गई। ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? ये तो इन्हीं के घर का बच्चा है ना? उनकी वो बहन जो विधवा हो गई थी उसी का बेटा है ना?
एक आदमी ने उस पड़ोसी से पूछा। उस पड़ोसी ने सहानुभूति से सर हिला दिया। अरे ये बच्चा शमशान में अपनी माँ की समाधि के पास रो रहा था, मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया, इसकी हालत तो देखिए। उसने साथ वाले आदमी से कहा तो उसने गौर से अंकित को देखा। सच में उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। इतने प्यारे बच्चों को इस हालत में देखकर साथ वाला आदमी भी अफसोस से सर हिलाने लगा। सभी जानते थे कि घर वालों का व्यवहार अंकित के साथ कैसा था। उस आदमी ने गोद में उठाए अंकित को देखा, जख्मी पैर, बुखार में जलता शरीर और इतने हल्के कपड़े, ये सब उपकार उस अत्याचारों की कहानी सुना रहे थे और भगवान की करनी को देखकर सब स्तब्ध थे। तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।